हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एज यू नो कि अपन 10th क्लास की साइंस एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो इधर मैंने ये नोट्स टाइप कर रखे हैं। पहले अपन नोट्स से सारे पढ़ेंगे और फिर मैं बुक से एक एक वर्ड डिटेल से अपन बोर्ड पे पढ़ेंगे अच्छे से सारे। एक बार नोट्स कवर कर लेते हैं सारे। सेकंड है कि अम्ल एवं क्षार और लवण, ये है सेकंड पार्ट अपने इसके एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास का। जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही अपन चल रहे हैं। अम्ल क्या होते हैं अपने को अच्छे तरह से पता है कि जो कॉमन चीज़ होती है अम्ल की, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि नींबू है, नींबू खट्टा होता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे कि अपने को पता है जो ये बेकिंग पाउडर वगैरह होता है, मीठा सोडा वगैरह होता है, ये क्या होता है? ये क्षार होते हैं। ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। साबुन में जो पाया जाता है वो भी क्षार होता है, क्योंकि वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। जो भी टेस्ट में कड़वे होते हैं अपन को थोड़ा स्वाद या टंग के ऊपर टेस्ट करके देखना होता है कि जो स्वाद में कड़वे हैं या फिर खट्टे हैं, वो अम्ल और क्षार की पहचान बताते हैं। और भी अनेक कई जांचें हैं जो अम्ल और क्षार की टेस्ट बताते हैं। अम्ल और क्षार की जांच के लिए अपन संश्लेषित सूचक क्या होता है? जो कि मैन मेड होता है, अर्थात इसको अपन ने मानव द्वारा बनाया गया होता है। ये नेचुरल नहीं होता, इसलिए इसको संश्लेषित या फिर मानव निर्मित सूचक कहते हैं। जैसे कि मैथिल ऑरेंज, ये जो संश्लेषित सूचक होते हैं वो है ना हमेशा लाइब्रेरी में या फिर प्रैक्टिकली ऐसे बनाए जाते हैं। नेचुरल सूचक नहीं होते। नेचुरल सूचक आपको पता ही है, जैसे कि हल्दी और गुड़हल के पत्ते हैं, ये नेचुरल सूचक कहलाते हैं। संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन का उपयोग भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ओनली टेस्ट करके ही अम्ल और स्वाद का जांच का परीक्षण नहीं होता। अपन फिनोल्फ्थालीन और मैथिल ऑरेंज भी यूज में लेकर, और जो हल्दी है और मैंने आपको बताया था गुड़हल के पत्ते हैं, ये कई सारे अपने नेचुरल सूचक भी होते हैं और संश्लेषित सूचक भी होते हैं। इन सब के द्वारा अपन अम्ल और क्षार की जांच कर सकते हैं कि ये अम्ल है या ये क्षार है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अब अपन बोलते हैं कि सिर्फ संश्लेषित सूचक ही होते हैं या फिर नेचुरली होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कि गंध के द्वारा पता चलता है कि ये अम्ल है या ये क्षार है। उसको अपन सूंघ के पता चलता है कि ये अम्ल की गंध है और ये क्षार की गंध है। उन सूचकों को अपन गंधीय अम्ल सूचक कहते हैं। क्षार और अम्ल की अभिक्रियाओं के संबंधित जो भी धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। अब जो भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो उनके साथ अभिक्रियाएं करके लवण और जल प्रदान करते हैं। विलयन की विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। अब अपन बोलते हैं कि विलयन में कोई सॉल्यूशन है, उसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? क्योंकि उसमें आयन्स पाए जाते हैं और जो आयन्स होते हैं वो विद्युत धारा का सुचालक होते हैं। अम्ल में उपस्थित धनायन होता है। अपने को पता है अम्ल क्या है? अम्ल जो होता है उनमें हमेशा धनायन उपस्थित रहता है, अर्थात उसमें पॉजिटिव आयन होता है, वो पॉजिटिव आयन प्रदान करता है। जब भी अम्ल को अपन सॉल्यूशन में घोलते हैं तो वो पॉजिटिव आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देता है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। जैसे कि HCl अम्ल अपने को पता है। अब इसको अपन जल में डालेंगे तो ये H आयन और Cl माइनस में डिवाइडेड हो जाएगा, अर्थात इसने H आयन जो है वो विभाजित होकर H आयन निकालता है। जो भी H आयन निकालते हैं अर्थात H पॉजिटिव निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। अम्ल और क्षारक सूचक भी होते हैं जिनके द्वारा भी अपन पता चलते हैं कि ये क्षारक है या फिर ये अम्ल है। विलयन में H आयन की निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। मैंने आपको बताया था अभी। विलयन में OH आयन की, अगर OH आयन विलयन में निकलते हैं तो उसको क्षारीय प्रकृति कहते हैं, अर्थात कोई भी पदार्थ है वो जल के साथ घुलकर H आयन देता तब तो अम्लीय प्रकृति होती है उस विलयन की, और OH आयन देता है तो वो क्षारीय विलयन कहलाता है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है, साथ ही लवण का निर्माण करता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण करता है।
जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वो संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अब बोलते हैं कि पहले अपन ने क्या कर लिया, पहले अपन ने देख लिया कि जो अम्ल होता है वो धातु के साथ क्रिया करता है। अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तब तो हाइड्रोजन गैस निकालता है और लवण बनाता है। सार क्या करता है, सार भी धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। अब अपन ने देखा कि जब अम्ल है ना धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि देखो ये कार्बोनेट आ गया, इधर हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, जो का से कार्बन डाइऑक्साइड, और अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। और वैसा कि वैसा सार में भी है। जल में अम्लीय और क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो भी विलयन में अगर आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो विलयन सुचालक कहलाता है, अर्थात वो विद्युत का चालन उसमें होता है, उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है। अब अपन देखते हैं कि अम्ल और क्षार के पीएच के आधार पर इनका कैसे इनकी डेफिनेशन होती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच पीएच स्केल से होती है। जो पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 तक इसमें डिनोट कर रखा होता है। ये उपयोग ली जाती है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होती है। एक उदासीन विलयन का पीएच होता है 7, और 7 से जो कम होगा वो होगा अम्ल, और 7 से ज़्यादा होगा वो होगा क्षार। उस विलयन, जो भी विलयन अपन पता करते हैं कि क्षारीय विलयन है या फिर अम्लीय विलयन है, उस अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन का पीएच अगर 7 है तब तो वो उदासीन विलयन कहलाता है, और 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय विलयन कहलाता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा में होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक के साथ मिश्रित करना और एक अत्यंत ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, अतः अम्ल को जल में मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। क्यों, सांद्र होता है, जो कॉन्सेंट्रेट होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है, तनु जो होता है उसमें पानी मिला के अपन उसको डाइल्यूट कर लिया जाता है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। अब अपन ने देखा था कि अम्ल के साथ धातु मिला तब तो हाइड्रोजन निकली थी और लवण बना था, और क्षार के साथ भी सेम यही था। फिर अम्ल के साथ अपन ने देखा था कि कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ था, तब क्या निकलता, CO2 निकली थी, लवण बना था और पानी। ठीक है, और अब ये बताता है कि अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, ये दोनों अगर मिल गए तो क्या करते हैं, ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दूसरे के विलयन को उदासीन कर देते हैं और जल का निर्माण होता है। जल प्लस लवण बनाते हैं, कोई भी गैस इसमें नहीं निकलती। लवण की 1 सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।